स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 3 और बच्चों चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण। और बच्चे इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बच्चों आज की क्लास में हम लोग कुछ खास पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार हमने क्या पढ़ लिया है इस पूरे लेक्चर में, उस पूरे चैप्टर में। तो बच्चों हमने सबसे पहले बात करी थी कि आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या हो रहा है। तो बच्चों इसके बाद जो है हमने पढ़ा था न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, जो कि बच्चों जिससे बेटा हमें पता चला कि भाई अगर किसी भी अगर कोई भी दो पिंड एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करेगा और उस बल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन बेटा कैपिटल D अपॉन जो है डी स्क्वायर कह सकते हैं उनके जो है बीच की जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ने बात करी थी मुक्त पतन की। तो हमने देखा कि जब वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व बल के प्रभाव में जो है गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तु भाई क्या हो रहा है, मुक्त पतन हो रहा है। बच्चों फिर हमें पता चला कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो बच्चों उसमें क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन भी होता है, त्वरण भी होता है। और वो त्वरण सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की वजह से आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों हमने फॉर्मूला देखा था गुरुत्वीय त्वरण का। हमने ये भी देखा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, कैसे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू चेंज होगी। इसके बाद बच्चों हमने बात करी थी गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति की, जहां पर बच्चों हमें पता चला कि भाई कैसे कैसे जो है हम इक्वेशंस को यूज करेंगे, कब प्रारंभिक वेग 0 होगा, कब अंतिम वेग 0 होगा, उच्चतम ऊंचाई पर क्या होगा। तो बच्चों ये सारी बातें हमने कर ली थी। बच्चे उसके बाद में देखा था कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो क्या होगा बच्चों, वो हमने बात करी थी। साथ ही साथ बच्चों हमने सीखा था द्रव्यमान को कि आखिरकार द्रव्यमान और भार क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों इतना सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और बेटा जी आज की क्लास में हम सीखेंगे कि उत्प्लावन बल क्या है, उत्प्लावन बल क्या है, उत्प्लावकता क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, घनत्व क्या है, साथ ही साथ आपेक्षिक घनत्व क्या है। बच्चों उसको भी हम लोग आज की क्लास में ही समझेंगे। तो बच्चों आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बच्चों आपको आज की क्लास में आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी भी है। शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी कि यार आप लोगों ने कभी घर पे ट्राई किया है कि आपने बाल्टी में कभी भी, मान लो जो हम लोग पेप्सी पीते हैं वो वाली बॉटल आप ढक्कन बंद कर दो, खाली बॉटल ढक्कन बंद कर दो, उसको पानी में डुबाना। आप क्या देखोगे कि हम जैसे ही उस बॉटल को पानी में डुबाते हैं वो बॉटल अपने आप ऊपर आ रही होती है, हम वापस उसको डुबाते हैं वापस ऊपर आती है, हम जितना अंदर डुबा रहे हैं वो उतनी बाहर आ रही है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा है। जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबा रहे हैं तो पानी में डुबाने पर हमें ऐसा फील होता है कि कोई पानी के अंदर है और वो नीचे से धक्का दे रहा है ना, सबने फील किया होगा। साथ ही साथ अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तो बच्चों कभी कोई पत्थर लेना और उस पत्थर को आप पानी के अंदर डुबाना, ठीक है, ड्रम के अंदर पानी भरा हो या फिर जो है बाल्टी के अंदर पानी भरा हो और आप उस पत्थर को पानी के अंदर डुबाना। आप जब पत्थर को पानी के अंदर पकड़ते हो तो वो आपको आभासी रूप से हल्का महसूस होता है, लेकिन जब वही पत्थर पानी के बाहर निकलता है तो बच्चों जो है हमें वो भारी लगता है। और अगर आप लोग कभी मौका मिले तो कुएं से पानी निकालना मत भूलना। आप देखोगे बेटा जब हमारी जो बाल्टी है जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है हमें हल्की लगती, जैसे ही उसको हम खींचते हैं और जैसे ही बाल्टी पानी से बाहर आती है तो वो हमें भारी लगना शुरू हो जाती है। आखिरकार ये चक्कर क्या है ना। तो बच्चों अगर आपने ये चीजें महसूस करी हैं तो आपके लिए उत्प्लावन बल को समझना आसान हो जाएगा। तो बच्चों हो ये रहा है कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो पानी में डुबाने पर बच्चों क्या होता है, पानी में डुबाने पर बच्चों उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा होता है
और बेटा ऊपर की ओर जो ये बल कार्य कर रहा होता है इसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा होगा बेटा जी, जो हमारी बॉल है वो पानी की सतह पर क्यों तैर रही है ना, सोचने वाली बात है कि पानी की सतह पर क्यों तैर रही है। अच्छा एक चीज और है, इस कॉन्सेप्ट को बताने के पहले जरा एक मेरी बात को सुनिएगा। हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, सब में गुरुत्व बल लग रहा होता है, नो डाउट कि गुरुत्व बल लग रहा होता है नीचे की ओर, है ना। और बेटा गुरुत्व बल किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों भार लग रहा है नीचे की ओर। बेटा जो ये भार है बच्चों क्या है बेटा जी, जो ये भार है बच्चों वो क्या है, लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है भाई, क्या पानी के अंदर क्या ग्रेविटी काम करना बंद कर देगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पानी के अंदर ग्रेविटी अगर काम करना बंद कर देती तो फिर तो जितनी भी चीजें हम लोग पानी के अंदर डालते हैं वो तो पानी के ऊपर ही तैरती है ना, वो क्यों ही डूबती? आखिरकार जो टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था वो डूब गया, क्यों ही डूबता? वो तो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है ना। फिर तो बेटा अपन जो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से जो है तालाब में नहाते रहते, अपने को स्विमिंग सीखने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ग्रेविटी पानी के अंदर भी कार्य करती है और बच्चों हम कह सकते हैं कि वस्तु के भार के बराबर बल लग रहा होता है नीचे की ओर। ठीक है, नो डाउट। तो बेटा इस कारण से हमारी जो वस्तु है वो पानी की सतह पे जाती है ना, पानी की कह सकते हैं अंदर जाती है ना, अंदर डूबती है। और बच्चों वहीं पर हमारे पास उत्प्लावन बल है कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी में बेटा डुबाएंगे तो क्या होगा बेटा, वस्तु को पानी में डुबाने पर ऊपर की ओर एक बेटा बल लगता है और इस बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। अब बच्चों अगर कभी ऐसा हो गया कि जो ये हमारा बल लग रहा है, जो गुरुत्व बल लग रहा है ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारी वस्तु पानी के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी। अगर तुम सपोज करो जो नीचे से धक्का मिल रहा है, जो ये हमारा उत्प्लावन बल है, अगर बच्चों ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा? हमारी वस्तु बेटा आराम से तैरती रहेगी, है ना। तो बच्चों इतनी तो अपने को बात समझ में आ गई कि उत्प्लावन बल करता क्या है, वस्तुओं को तैरने में मदद करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल होता क्या है, जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो बेटा जब भी किसी वस्तु को पानी में चाहे आप आंशिक रूप से डुबाओ, आंशिक मतलब चाहे आप थोड़ा डुबाओ या उनको पूर्णतः डुबाओ, तो बच्चों क्या होगा, पानी के अंदर बच्चों जो है ऊपर की ओर एक बल लगता है और इस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, तो बच्चों अब एक चीज और है, जो उत्प्लावन बल है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आखिरकार कितना उत्प्लावन बल लगता है? तो बच्चों उत्प्लावन बल लगता है वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर उत्प्लावन बल लग रहा होता है। अगर वस्तु का जो है भार ज्यादा होगा, अगर वस्तु का भार ज्यादा हुआ तो बच्चों क्या होगा, वस्तु का अगर भार ज्यादा हुआ तो हम कह सकते हैं भाई जो उत्प्लावन बल है भाई जो है वो भी उस वस्तु के भार के बराबर ही होगा, है ना। अच्छा एक चीज और है, जो ये नीचे से ऊपर की ओर बेटा जो ये हमें उत्प्लावन बल मिल रहा है ये किसके बराबर है, वस्तु के भार के बराबर है। और बेटा यही बल क्या कर रहा है, बेटा यही जो बल है वो वस्तु को हम कह सकते हैं ऊपर की ओर उछाल रहा है। क्या कर रहा है, वस्तु को ऊपर की ओर उछाल रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अब तो बच्चों थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे आखिरकार उत्प्लावन बल क्या है, तो लिखो कि जब भी किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डुबोया जाता है तो वस्तु पर पानी के द्वारा या लिख लो उस द्रव के द्वारा वस्तु पर
द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा इसी बल के कारण पानी के अंदर वस्तु आभासी रूप से हल्की प्रतीत होती है। बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम वस्तु को पानी के अंदर डुबाते हैं तो बेटा वस्तु जो है वो हमें आभासी रूप से हल्की महसूस होती है। उसका कारण क्या है? पानी के अंदर ऊपर की ओर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल है। ठीक है, अब बच्चों उत्प्लावन बल के बारे में बेटा जी क्या कहानी सही है? उत्प्लावन बल के बारे में कहानी ये सही है कि उत्प्लावन बल का जो मान है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। हमारी वस्तु जो है बेटा जितना पानी हटाएगी, वस्तु के द्वारा हटाया गया बेटा जो है हम जल कह सकते हैं, या जो वस्तु के द्वारा जो हटाया गया बेटा जी जो जल का भार है उसके बच्चों बराबर क्या होगा? उत्प्लावन बल कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हम क्या कहेंगे कि भाई जो उत्प्लावन बल है वो कह सकते हैं वस्तु के भार के बराबर कार्य करेगा। तो बच्चों लिख लो यहाँ पर कि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा बल किसके बराबर है? बेटा बल बराबर है भार के। तो उत्प्लावन बल किसके बराबर है? वस्तु हमारी जितना जल हटाएगी उस जल का जो भार होगा बेटा उतना ही बच्चों क्या होगा? हम कह सकते हैं उत्प्लावन बल का मान होगा। अब अगर हमारी वस्तु ने क्या किया? ज्यादा बल हटाया, अगर ज्यादा पानी विस्थापित किया तो बच्चों क्या होगा? उत्प्लावन बल का बेटा मान भी उतना ज्यादा होगा। अगर हमारी वस्तु ने कम जल हटाया तो बच्चों क्या होगा? उत्प्लावन बल का मान कम होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और बेटा जी एक बात और यहाँ पर जरा देखेंगे कि हमें इतना समझ में आ गया है कि अगर जो हमारा उत्प्लावन बल है और जो हमारे वस्तु का बेटा जी भार है, कह सकते बेटा जो भार था, अगर दोनों बेटा वैल्यू बराबर होगी तो क्या होगा? हमारी वस्तु तैरती रहेगी। और अगर मान लो अगर बेटा हम कह सकते हैं अगर ये भार ज्यादा हो गया और बेटा उत्प्लावन बल कम तो वस्तु डूब जाएगी। अगर जो है उत्प्लावन बल ज्यादा और बेटा जो है अगर जो भार है अगर वो कम होगा तो बच्चों क्या होगा? बेटा हमारी जो वस्तु है वो तैरती रहेगी। तो उत्प्लावन बल ज्यादा तो हमारी वस्तु तैरेगी। अगर जो है बेटा जो हमारा भार है, जो जल का भार है, अगर भाई उस भार की वैल्यू ज्यादा हो गई तो बेटा क्या होगी? हमारी वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनेंगे, है ना। हम लोग बच्चों जो है छोटे में सबने कहानी सुनी हुई है कि भाई एक प्यासा कौआ होता है ना। तो भाई होता ये है कि जो है आदेश मिलता है कि जो है जंगल को खाली करना है। तो फिर जो है अब होता ये है कि जितने भी हमारे जानवर होते हैं वो सब क्या करते हैं, उनको शाम तक का टाइम मिलता है और सबसे बोला जाता है कि सब लोग जो है शाम तक जंगल को खाली करके दूसरे जंगल में चले जाओ क्योंकि यहाँ पर जो है इंसान आने वाले हैं, है ना। ऐसा जो है जानवरों को संदेश मिलता है और जो है
सारे जानवर क्या करते हैं, अपना घर छोड़ करके जो जंगल है उसकी ओर जाने लगते हैं। अब होता यह है कि कौवा अपना मस्त था, खाने पीने में लगा हुआ था। तो जब वो आया तो उसने देखा दोपहर में घूम फिर के कि जंगल में तो कोई नहीं है ना। तब उसको पता चलता है कि भाई जंगल तो शाम तक खाली करना है। अब कौवा उड़ना शुरू करता है ना। अब उसको शाम होते होते उस दूसरे जंगल में पहुंचना था, तो वो बहुत तेज उड़ रहा था, है ना। अब क्या हुआ भाई, उसे उड़ते उड़ते प्यास लगाई। अब वो बड़ा परेशान कि मैं क्या करूं भाई, नदी तो पीछे ही निकल गई थी। वो अगर वापस जाता है तो फिर वो वहां पर शाम होते होते पहुंच नहीं पाएगा। अब वो कौवा बड़ा परेशान कि मैं करूं तो करूं क्या। वो बेचारा बैठ के रोने लगता है। उसको जो है क्या होता है, दूर से एक मटका दिख रहा होता है ना। अब उस मटके में थोड़ा सा पानी होता है। अब अगर वो उस मटके के अंदर अगर पानी पीने के लिए जाता है तो क्या होगा, वो तो उसी में फंस जाएगा, है ना। वो तो मटके से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो या तो वो प्यासा मर जाए या फिर जो है वो पानी पी के मर जाए, मटके के अंदर मर जाए, है ना। तो अब वो बड़ा परेशान किया, करूं तो करूं क्या, है ना। उसको आसपास कुछ पत्थर दिख रहे होते हैं। वो एक काम करता है, एक पत्थर उठाता है और उसको मटके में डाल देता है। तो वो देखता है कि यार पानी तो ऊपर आ रहा है ना। तो उसके दिमाग में आता है कि मैंने एक पत्थर डाला तो ये थोड़ा सा पानी ऊपर आया, अगर मैं 2 डालूंगा तो। उसने दोबारा उठा के देखा, जैसे उसने दोबारा पत्थर उठाया और पानी के अंदर डाला तो क्या हुआ, पानी थोड़ा सा और ऊपर उठ गया। फिर ऐसे करते करते क्या हुआ, उसने ढेर सारे पत्थर जो हैं बीन बीन करके मटके में डाल दिए। अब क्या हुआ, जैसे से वो पत्थर डाल रहा था वैसे वैसे जो है पानी ऊपर आ रहा था, ठीक है। और अंत में जो कौवा है वो पानी पी लेता। लेकिन कौवे को तो पता नहीं था आर्किमिडीज का सिद्धांत। भाई कौवा कहाँ आर्किमिडीज के सिद्धांत का पढ़ा था उसने। लेकिन हाँ, उसको इतना पता था कि अगर मैं पत्थर को डाल रहा हूं पानी के अंदर तो ये पानी ऊपर आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, कौवे को तो नहीं पता, लेकिन अपन को तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार जब भी हम किसी भी, मान लो भरी हुई बाल्टी हो, तुम भरी हुई बाल्टी में अगर तुम कोई भी, मान लो तरबूज है, तरबूज डालो तो क्या होगा, पानी फैल जाएगा। मान लो भरी हुई बाल्टी है और तुम उस पर बैठ जाओ तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी बच्चों हम क्या करेंगे, वस्तु को पानी में डालते हैं तो हमें पता है कि पानी का जो लेवल है, तो जल का लेवल ऊपर बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ये इसलिए क्योंकि बच्चों जैसे ही हमने पत्थर को पानी में डाला वैसे बच्चों क्या हुआ, वस्तु के भार के बराबर क्या हुआ बच्चों, पानी विस्थापित होता। तो याद रखना कि बच्चों जब भी हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो बेटा क्या होगा, उस वस्तु के भार के बराबर जो है बेटा जी क्या होगा, जल विस्थापित। जल क्या होगा, इधर उधर हट जाएगा। जैसे तुमने पत्थर को पानी के अंदर डाला या तरबूज तुमने पानी के अंदर डाला, तो वो जो जितना तुमने तरबूज पानी के अंदर डाला हुआ है तो उतना तरबूज का जो भार होगा उस भार के बराबर क्या होगा, पानी खिसक जाएगा। अब जब पानी खिसकेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि लेवल बढ़ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से जो है बच्चों जी बेटा जी यही अपना क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अब इसको मैं प्रॉपर लिखवा दूंगी लेकिन उसके पहले एक कहानी और। अपने को इतना समझ में आ गया कि भाई ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वस्तु हमें हल्की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वस्तु पर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा है। उस बल को हम कह रहे हैं उत्प्लावन बल। हमें इतना समझ में आ गया है कि उत्प्लावन बल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वस्तु ने जितना पानी हटाया है उस पानी के भार के बराबर होगी। अगर वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है तो बेटा जी उतने भार के बराबर क्या होगा, उत्प्लावन बल कार्य करेगा। हमें इतना समझ में आ गया है। अगर उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हो गया, जो भी भार लग रहा है नीचे की ओर, तो क्या होगा, हमारी वस्तु तैरती रहेगी। अगर जो भार है वो ज्यादा हो गया और जो है बेटा जी अगर उत्प्लावन बल कम हुआ तो बच्चों क्या होगा, हमारी वस्तु डूब जाएगी। चौथी चीज हमें इतना समझ में आ गई है कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबाएंगे तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चों क्या हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है हमारी जो वस्तु है वो अपने भार के बराबर क्या करती है, पानी को हटा देती है, पानी को विस्थापित कर देती है, जिससे क्या होता है बच्चों, पानी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद एक कहानी अपन देखते हैं कि यार पानी से भरा बीकर लिया हमने, ठीक है, एक कील को लिया हमने और समान द्रव्यमान का एक कॉर्क लिया, एक कॉर्क का टुकड़ा लिया। मतलब कॉर्क मतलब कि मान लो कोई भी जो है बॉटल थी, उस बॉटल का ढक्कन मान लो। तो हमने देखा कि पानी की सतह पर रखा और हमने क्या देखा कि यार जो
कॉर्क है वो पानी पर तैर रही है, जबकि जो हमारी कील है वो पानी पर डूब जाती, पानी में डूब जाती है। भाई मान लो अगर द्रव्यमान अगर ज्यादा होता तो भाई हम कहते भी भाई ठीक हो सकता है द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान बराबर है, फिर ऐसा क्यों हो रहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो बच्चों यहां पर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है बेटा जी वो है आपका घनत्व। बच्चों घनत्व बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चों घनत्व के हिसाब से ही बच्चों जो है हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी वस्तु पानी पर तैरेगी या डूबेगी। ठीक है, तो बच्चों घनत्व एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इस बात को ज्ञात करने के लिए कि हमारी वस्तु जो है वो पानी पर तैरेगी या डूबेगी। ठीक है, अब बच्चों घनत्व एग्जैक्टली होता क्या है, तो बेटा घनत्व क्या है, तो बच्चों हमारा घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। कहीं जगह है क्या, यहां आप लिख लेते हैं पहले तो घनत्व की परिभाषा लिख लेते हैं यहां पर, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। घनत्व क्या है, तो किसी वस्तु का प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भाई किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होगा बच्चों किसके बराबर होगा, बेटा वो बराबर होगा घनत्व के। तो अगर किसी वस्तु का घनत्व, बेटा अगर किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा हो गया पानी के घनत्व से तो क्या होगा, हमारी वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से तो बच्चों क्या होगा, हमारी वस्तु जो है बेटा सतह पर तैरती रहेगी। तो लिख लेते हैं इस बात को कि यदि वस्तु का घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से तो वस्तु तैरती है। यदि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व हो गया तो वस्तु डूब जाएगी, तो बच्चों इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी कॉर्क है इसका बेटा जो घनत्व है वो क्या है, कम है पानी घनत्व से। जबकि बच्चों जो हमारी बेटा जो हमारा कील है उसका बेटा घनत्व क्या है, वो उसका घनत्व जो है ज्यादा है पानी के घनत्व से। अच्छा एक बात और है, इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो, तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, यही रीजन आपका होगा कि समुद्री जहाज तैरते रहते हैं जबकि जो है लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, आप इसको ऐसे समझो कि बच्चों देखो बेटा जो हमारी कील है, ठीक है, तो बच्चों कील का बेटा जो क्षेत्रफल बच्चों वो क्या है, बहुत ही कम है। तो बेटा जब हमने कील को बेटा पानी डुबाया तो क्या हुआ बेटा, हमारी कील ने जो है पानी को विस्थापित किया होगा। अब बेटा लेकिन जो है उसने बहुत ही कम पानी को विस्थापित किया होगा, बहुत ही कम पानी को विस्थापित किया होगा, है ना भाई। कील कितना, इतनी छोटी सी कील है, तो बेटा उसने बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी विस्थापित किया होगा। तो जो विस्थापित पानी है उसके बराबर ही उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो बच्चों क्या होगा बेटा, इसके लिए बच्चों क्या होगा बेटा, उत्प्लावन बल बहुत ही कम हुआ। लेकिन जो हमारी कॉर्क बेटा वो क्या है, वो फैली हुई है। वो क्या है बेटा जी, फैली हुई है ना। जैसे कि अगर आप प्लेट लो, प्लेट को पानी में अगर जो है डालोगे तो क्या होगा, प्लेट पानी पर तैरती रहती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों बेटा प्लेट कैसी बेटा, प्लेट जो है फैली हुई है। तो बच्चों अब क्या होगा, वो जो पानी बेटा जो विस्थापित करेगी वो क्या करेगी, वो ज्यादा पानी को विस्थापित करेगी। अब ज्यादा पानी को विस्थापित करने का मतलब क्या है कि जो उसको ऊपर कर एक उछाल मिल रहा है, जो एक उत्प्लावन बल बेटा मिल रहा है, वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो बच्चों क्या होगा, हमारी जो प्लेट है वो क्या होगी, पानी की सतह पर
तैरती रहेगी, है ना। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं रीजन है। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत की कि आखिरकार आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो क्या सच में ऐसा है। तो बच्चों एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारी तुला है, ये बेटा 5 किलोग्राम का बेटा जी क्या है बेटा 5 किलोग्राम का कोई टुकड़ा है जो हमने हवा में देखा हुआ है। तो उसकी वैल्यू कितनी है 5 किलोग्राम के बराबर है। बेटा जो ये हमारा पानी है वो बीकर में बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। अगर आप इसमें कुछ भी डुबाओगे तो क्या होगा, पानी जो है नीचे गिर जाएगा। अब आपको पता है कि जब आप बेटा जो है पानी को नीचे वस्तु को पानी में डुबाओगे तो क्या होगा बेटा, होगा ये कि जो हमारी वस्तु है वो क्या करेगी, पानी को विस्थापित करेगी। जितना पानी वो विस्थापित करेगी बेटा उसके ऊपर उतना ही बेटा जी क्या होगा, ऊपर की ओर एक बल लग रहा होगा। ठीक है। तो अब बच्चों हमने क्या देखा कि जब हमने इस वस्तु को पानी में डुबाया तो बेटा जी क्या हुआ, अब जो है बच्चों ये जो है हमें 3 किलो की यहाँ पर दिख रही है बेटा। अब हमें क्या हो रहा है बेटा, ये 3 किलो की दिख रही है। तो ये 2 किलो क्या हुआ, ये 2 किलो कहाँ गया, ये 2 किलो कहाँ गया। तो बच्चों इसका मतलब बेटा जी क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि इससे 5 किलो के ऊपर नीचे से कोई 2 किलो बल लग रहा है, जिससे बच्चों क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें 3 किलो बेटा जो है महसूस हो रही है, 3 किलो भारी महसूस हो रही है। अब बच्चों वास्तव में ये 2 किलो ही बल लग रहा है क्या, इस बेटा बात को हमने कैसे देखा बच्चों, इस बात को हमने देखा कि जो हमारा पानी विस्थापित हुआ है उसकी बेटा वैल्यू किसके बराबर है, 2 किलोग्राम के बराबर है। तो हमारी वस्तु ने कितना पानी विस्थापित किया, 2 किलोग्राम बेटा पानी विस्थापित किया। और हम क्या देख सकते हैं, हमारी वस्तु पर बेटा उतना ही बेटा जो है भार के बराबर क्या हो रहा है बेटा जो है बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कहेंगे कि हमारी वस्तु जितना पानी विस्थापित करती है, वस्तु जितना पानी विस्थापित करेगी उतना ही बच्चों क्या होगा, बल उस पर कार्य करता है ऊपर की ओर। तो वस्तु के द्वारा हटाया गया जो जल है बेटा, उसके जो वस्तु के द्वारा हटाया गया जो जल होगा बेटा उसका भार और हमारे उत्प्लावन बल का भार क्या होगा, एक समान निकलेगा, बराबर निकलेगा। ये बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको चाहो तो नोट कर लो कि जो है यहाँ पे लिख लो कि 5 किलोग्राम का टुकड़ा जब पानी में डुबोया जाता है तो उसका भार तुला पर या ऐसे लिख लो, तो उसका जो है भार क्या होगा बेटा, तुला पर 3 किलोग्राम दिख रहा होता है। ग्राम महसूस होता है। लिख लो कि उसका जो द्रव्यमान है तुला पर 3 किलोग्राम महसूस होता है तथा जब विस्थापित पानी को मापा गया तो वह 2 किलोग्राम निकलता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि इतने ही द्रव के भार के बराबर बल
वस्तु पर कार्य कर रहा है, जिससे वस्तु का भार पानी में डुबाने पर तुला पर कम दिखाई देगा। तो हम लोग देख सकते हैं भाई, जितना पानी इसने विस्थापित किया, जितना पानी विस्थापित किया है ना बच्चों, उतना ही बेटा यहाँ पे ये हल्की प्रतीत हो रही। इसका मतलब क्या है, इतना ही बच्चों भार का क्या होगा, बल इसे मिल रहा है ऊपर की ओर। तो बच्चों बेटा हमने जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत को देखा, और बच्चों हमने ये भी समझ लिया है कि अगर जो है घनत्व, अगर घनत्व क्या होगा, अगर घनत्व जो है ज्यादा हो गया पानी घनत्व, तो बच्चों क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। और अगर वस्तु घनत्व क्या हुआ, कम रह गया पानी के घनत्व से, तो बच्चों वस्तु हमारी तैरती रहेगी। ठीक है, और बच्चों चाहो तो इस बात को नोट कर लो कि लिख लो यहाँ पर इस बात को कि लोहे का टुकड़ा डूब जाता है जबकि समुद्री जहाज पानी पर तैरते रहते हैं। क्योंकि समुद्री जहाज चपटे होते हैं तथा ज्यादा क्षेत्रफल घेरते हैं जिससे उनके द्वारा ज्यादा जल विस्थापित होता है और विस्थापित जल के बराबर ही विस्थापित जल के बराबर ही उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिससे कि ऊपर की ओर उछाल ज्यादा मिलता है। और वस्तु और लिख लो समुद्री जहाज मिलता है, जिससे जहाज आसानी से पानी पर तैरते हैं। और बच्चे इसके आगे चाहो तो लिख लेना, जबकि जो है जो लोहे का टुकड़ा है उसके द्वारा जो विस्थापित जल है बेटा वो कम होगा,
विस्थापित जल कम होगा तो बच्चों इसलिए क्या होगा, विस्थापित जल अगर कम होगा तो बच्चों फिर हम क्या कहेंगे, भाई उतने ही जल के बराबर ऊपर की ओर बल लगता है, तो विस्थापित जल कम तो इसलिए ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कम, और बच्चों इसलिए क्या होगा, हम कह सकते हैं वस्तु जो है बेटा पानी में डूब जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और बेटा अब हम समझने वाले हैं आपेक्षिक घनत्व। तो आखिरकार आपेक्षिक घनत्व क्या होता है बच्चों, बहुत आसान है। अच्छा हाँ बेटा, घनत्व का बेटा मात्रक क्या होता है, तो बच्चों घनत्व का बेटा मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना, और इसको लिखवा दूंगी मैं। तो बच्चों घनत्व क्या है बेटा, घनत्व है किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है बच्चों, आपेक्षिक घनत्व कुछ भी नहीं है, किसी वस्तु का घनत्व में अगर हम पानी के घनत्व का डिवाइड कर देंगे, कह सकते हैं किसी पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, हर एक वस्तु का बेटा जो घनत्व है वो अलग अलग होता है। जैसे कि सोना है उसका घनत्व अलग है, चांदी का घनत्व अलग है, पानी का बेटा घनत्व क्या है, अलग है। तो बच्चों बेसिकली जो है आपेक्षिक घनत्व क्या करेंगे बेटा, आपेक्षिक घनत्व होता है अगर हम उस वस्तु के घनत्व में पानी के घनत्व का करते हैं डिवाइड करते हैं। तो बच्चों इससे क्या